अच्छा जी, ये चैप्टर हमारा इसके साथ ख़त्म। ओवरहेड के 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ लेबर कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 5 हमारी किताब में। अच्छा जी, पास पेपर एनालिसिस हमें बता रहा है कि एग्ज़ाम के हिसाब से ये एक अहम चैप्टर है। 2 जगह 0 नंबर आ रहे हैं नज़र आपको, 1 2 3 4 5। अगर हम 6 एग्ज़ाम देखें तो 6 में से सिर्फ एक एग्ज़ाम है जहाँ पे मिस हुआ नज़र आ रहा है, या हमें मॉडल में नज़र आता है नंबर 0 है। ये भी असल में 0 नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नंबर टेस्ट हुए थे। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप समझिए, हर पेपर में इस चैप्टर से मार्क्स आते हैं। जहां पे आपको 0 नजर आ रहा है ना, वहां पे बेसिकली इस चैप्टर से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आया, इस चैप्टर का नॉलेज किसी और सवाल के साथ मिलकर टेस्ट हुआ है। तो इसलिए मैंने ये नंबर जिस चैप्टर में के सवाल में ये टेस्ट हुआ, मैंने वहां डाल दिए नंबर, मैंने यहां नहीं डाले। तो ये 0 को 0 नहीं समझना, आपने समझना यहां पे भी 4-5 नंबर का लेबर का क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पे भी 4-5 नंबर का लेबर का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन किसी और सेक्शन बी के 15 नंबर के सवाल में 4 नंबर की वर्किंग थी, तो मैंने इसको वहां पर जाने दिया, इधर नहीं डाला मैंने। अच्छा, हमारी लेबर कॉस्टिंग में दो इसके सेगमेंट हैं। एक जो हमारा कह लीजिए वॉल्यूम वाइज तकरीबन 90% लेबर का काम बनता है, वो हम इसी फेज में इस चैप्टर में किताब में पढ़ने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अलावा हमारे ये जो नंबर नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे उसी 90% सिलेबस में से जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। 1 2 3 4 सवाल हमें उस एरिया में से आए हैं जो अभी हम पढ़ने लगे हैं अभी अगले कुछ दिनों में। फिर इस एक चैप्टर का एक सेगमेंट है जो कि कहलाता है लर्निंग कर्व। इसका एक छोटी सी एक एडवांस लेवल कैलकुलेशन है जो कि कहलाती है लर्निंग कर्व। तो आईकैप की बुक में तो लर्निंग कर्व इसी चैप्टर में डाला गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में लर्निंग कर्व डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के क्वेश्चन में टेस्ट होती है, जो कि है चैप्टर नंबर हमारा 11। तो मैंने इस लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को चैप्टर 11 में डिस्कस किया हुआ है, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि लर्निंग कर्व पे इससे पहले कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को लेकर एक छोटा सा सवाल दे दिया गया। इससे पहले लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग में 3 4 5 नंबर का आता था, जो यहां पे जैसे वहां पे जरूर आया हुआ है, यहां पे जरूर आया हुआ है, और इधर भी शायद आया होगा। तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट सवाए इस सवाल के बाकी दूसरे क्वेश्चन के साथ टेस्ट होता था, तो मैंने इसको डिसीजन मेकिंग में इसको डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम वहीं पर जाके कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे लर्निंग कर्व के अलावा हमारी किताब में लर्निंग कर्व इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी बच्चे की नज़र से कोई और किताब गुजरती है तो उधर शायद किसी टीचर ने, आईकैप ने तो फॉर श्योर इसी चैप्टर में लर्निंग कर्व डाला हुआ है, शायद किसी और टीचर ने भी लर्निंग कर्व यहाँ पे डिस्कस किया हो, लेकिन मैं इसको जहाँ पे ये ज़्यादा एग्जामिन होता है डिसीजन मेकिंग, उसको वहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कंप्लीट नॉलेज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और वो भी काफ़ी अहम है। उस पर भी 1 2 3 4 सेक्शन ए में हमें क्वेश्चन तकरीबन रेगुलरली लेबर के एरिया से आ रहा है। ये भी सेक्शन ए का ही सवाल है। सेक्शन बी में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता। सेक्शन बी में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में लेबर की वर्किंग आती है। वो कितनी दफ़ा आई है वो भी हम पास पेपर पर जाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगी। वो भी तकरीबन अल्टरनेट अटेम्प्ट में हमें नज़र आ रही होती है। तो जनाब, हम लेबर एक और अहम और बेसिक चैप्टर, आसान चैप्टर है ये भी, इस पर हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले लेबर कॉस्टिंग में हमने पढ़ना क्या है। हमने इस चैप्टर में लेबर कॉस्टिंग, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर दोनों वर्कर्स इस्तेमाल होते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि लेबर को रेम्युनरेशन कितने डिफरेंट अंदाज से दी जा सकती है, और लेबर को इंसेंटिव बोनसेस देने का क्या क्या तरीके हैं।
एक है रेम्यूनरेशन, बेसिक सैलरी, उसके क्या क्या तरीके हैं, और एक है रेम्यूनरेशन इंसेंटिव, बोनस, उसके क्या क्या तरीके हैं। एक तो जनरली इन दोनों सिस्टम से हम अपने आप को फेमिलराइज करेंगे। फिर डिफरेंट रेम्यूनरेशन मेथड के तहत लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर पाओगे ना। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन हम जो डिस्कस करेंगे उसके तहत लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना। डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेंटिव्स जो हम डिस्कस करेंगे उसके तहत इंसेंटिव की कॉस्ट कैलकुलेट करना, वो भी तो लेबर कॉस्ट ही है ना। जो बोनस दे रहे हो लेबर को वो भी लेबर कॉस्ट है, जो सैलरी दे रहे हो लेबर को वो भी लेबर कॉस्ट है। तो डिफरेंट सैलरी मेथड्स, रेम्यूनरेशन मेथड्स, डिफरेंट इंसेंटिव मेथड्स के तहत लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करेंगे। एक हमने ये इस चैप्टर का स्कोप है। और दूसरी अहम बात कि हमें पता है लेबर ह्यूमन है, और ह्यूमन को जब आप इंसेंटिव करते हो तो उससे उसकी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस बदलती है। तो एक और अहम एस्पेक्ट जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि लेबर की मोटिवेशन से जब उसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बदलती है तो उस परफॉर्मेंस का इफेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे कैसे ट्रांसलेट होता है। एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट पर यूनिट पे किस तरह इंपैक्ट आता है, और एफिशिएंसी कम होने से कॉस्ट पर यूनिट पे किस तरह इंपैक्ट आता है, उसको भी मेजर करना हमें सीखना है। क्योंकि अगर आपको याद हो, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट की रिकॉर्ड कीपिंग सीखते हैं, जो खर्चा हो रहा उसका हिसाब किताब रखना सीखते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जहां बहुत सी बातें सीखती हैं, उनमें एक वर्ड बोला था हमने, कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोल सीखते हैं, और कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट को कम करना। ठीक है, तो यहां पे हम ज्यादातर बातें हमारी लेबर कॉस्टिंग के ऊपर, कॉस्ट की मेजरमेंट पे है, लेकिन हमारा ओवरऑल स्कोप कॉस्ट की कंट्रोल की तरफ भी जाता है। तो और कॉस्ट कंट्रोल के लिए हम, जो मैंने आखिरी जुमला बोला था ना कि हम लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाने का इंपैक्ट देखेंगे, तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाने से लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होती है ना। लेबर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कंपनी की कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। तो हम उस एंगल से उसको डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए लेबर एफिशिएंसी को कैसे हम उसको मैनिपुलेट करें, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया ओवरऑल ओवरव्यू इस चैप्टर का जो हमने इसमें पढ़ना है। तो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो टर्म से तारुफ लेके, लेबर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लेबर के कॉन्टेक्स्ट में हम लेबर की आउटपुट को प्रोडक्शन की सूरत में भी मेजर कर सकते हैं, और लेबर की आउटपुट को हम प्रोडक्टिविटी की एंगल से भी मेजर कर सकते हैं। लेबर की आउटपुट, लेबर की परफॉर्मेंस को प्रोडक्शन के एंगल से देखने का मतलब होता है लेबर ने कितने यूनिट्स बनाए। प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ और द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। लेबर ने कितना काम किया, वन वे इज मेजर द आउटपुट, लेबर ने कितने यूनिट बनाए। लेबर ने कितना काम किया, अनदर वे इज टू मेजर द एफिशिएंसी विद विच लेबर वर्कड। लेबर ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया। ठीक है, और एफिशिएंसी बेसिकली क्या करती है, एफिशिएंसी से क्या मुराद है? Efficiency is the study of output and time consumed. आउटपुट और उसके टाइम के जो रिलेशनशिप की स्टडी है उसको हम एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कितने यूनिट बनाए, यहां पे बात कर रहे हैं कितने टाइम में कितने यूनिट बनाए। टाइम के रिलेशनशिप में अगर आप प्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हो तो वो एफिशिएंसी की स्टडी कहलाएगी, लेकिन अगर आप टाइम से हट के सिर्फ यूनिट्स को, आउटपुट को स्टडी कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन की स्टडी है। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, हमें दोनों के एंगल से दोनों टर्म्स को समझना है, और दोनों टर्म्स हमारी लेबर कॉस्ट मेजरमेंट में, लेबर कॉस्ट कंट्रोल में अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कैसे आगे चलते जाएंगे, सीखते जाएंगे। फिलहाल प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्टिविटी क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया जरा सा, आगे मजीद इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन तो कितने यूनिट बनाए कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं? हम जो टाइम और आउटपुट का रिलेशनशिप स्टडी करने की बात कर रहे हैं, उसको स्टडी करने का क्या तरीका है? प्रोडक्टिविटी मेजर करने का हमारे पास दो फार्मूलाज अवेलेबल है। फार्मूला नंबर 1, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विथ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स। कितने यूनिट्स बनाए
और जो आपने काम किया उसमें कितने यूनिट बनाने चाहिए थे। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से मुराद टारगेट जो इदारे ने आपको दिया था। ये कैसे मेजर किया जाता है? एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। इदारा जो वर्कर्स की एफिशिएंसी मेजर करना चाहता है वो वर्कर को टारगेट देता है, भाई आपने पर आवर एक्स यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है जी। जो इदारा वर्कर की एफिशिएंसी मेजर करना चाहता है तो एफिशिएंसी टारगेट के बगैर तो मेजर नहीं हो सकती ना। मतलब आपकी हम परफॉर्मेंस कैफ एग्जाम में देखना चाहते हैं तो जब तक पास रेट डिफाइन नहीं होगा परफॉर्मेंस तो नहीं देखी जा सकती ना, परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। पास रेट पता लगेगा 50% है तो फिर हम गेज कर सकते हैं भाई जिस बच्चे ने 50 से ज्यादा मार्क्स लिए उसकी परफॉर्मेंस लेवल एक्सेप्टेबल है, जिस बच्चे के 50 से कम मार्क्स हैं उसकी परफॉर्मेंस लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह वर्कर को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर बताए जाते हैं। लेट्स अज्यूम कंपनी की पॉलिसी है कि अ वर्कर शुड प्रोड्यूस 10 यूनिट्स पर आवर। यह कंपनी की पॉलिसी है 10 यूनिट्स पर आवर। और फिर हमने देखा एक वर्कर ने एक दिन में काम किया 8 घंटे। इसका मतलब हमारे कंपनी के म्यार के मुताबिक वर्कर को एक दिन में कितने यूनिट्स बनाने थे भाई? 80। ये कहलाएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स। जितने घंटे काम किया उन घंटों में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे? 80। लेट्स अज्यूम ये जी हमने कैलकुलेट किया 80 इतने बनाने चाहिए थे एक्चुअल प्रोडक्शन। वर्कर ने कितनी बनाई? लेट्स अज्यूम वर्कर ने एक्चुअल प्रोडक्शन की 75। अब जस्ट बाय द लुक ऑफ इट बताइए क्या वर्कर ने परफॉर्मेंस टारगेट मीट किया? नो। एफिशिएंसी परसेंटेज में मेजर की जाती है तो निकालिए कितनी आई? कितने जी? 93.75%। वर्कर की एफिशिएंसी 93.75 है। अल्टरनेटिवली वर्कर को 80 बनाने थे वो 80 ही बना देता तो हम कहते हैं वर्कर की परफॉर्मेंस 100% है। वर्कर को 80 यूनिट्स बनाने थे वो 100 बना देता तो हम कहते हैं वर्कर की एफिशिएंसी 125% है। तो यहां पे हम कहते हैं 100% एफिशिएंसी का मतलब वर्कर ने परफॉर्मेंस टारगेट मीट किया। 100 से ज्यादा एफिशिएंसी आ जाए इसका मतलब वर्कर ने परफॉर्मेंस टारगेट से बेहतर काम किया, और 100 से कम एफिशिएंसी आएगी इसका मतलब वर्कर ने परफॉर्मेंस टारगेट से कम काम किया। ठीक है। सो 100% परफॉर्मेंस टारगेट मीट हो रहा है, लेस देन 100 परफॉर्मेंस टारगेट से पीछे रह रहा है वर्कर, और मोर देन 100% परफॉर्मेंस टारगेट से वर्कर एक्सीड कर रहा है। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स डिनोमिनेटर में है और एक्चुअल प्रोडक्शन न्यूमरेटर में है। हम इस तरह हम प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। ये फार्मूला नंबर 1 है। फार्मूला नंबर 2 सेम रिजल्ट हासिल करने का अल्टरनेटिव तरीका है। सेम यही रिजल्ट लेने का अल्टरनेटिव तरीका है फार्मूला नंबर 2। हमें कौन सा एग्जाम में यूज करना होगा दैट विल डिपेंड, हमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाती है। फार्मूला 2 देखो जरा क्या है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद एक्चुअल आवर्स। और ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे आती है? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। जैसे मैंने 3 केसेस बनाए भी आपके सामने, जिसमें एक केस था एक्चुअल प्रोडक्शन 75 डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 8। दूसरा केस हमारा था जिसमें मैंने कहा था एक्चुअल प्रोडक्शन 80 है डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, और तीसरा केस हमने बनाया था एक्चुअल प्रोडक्शन 100 है डिवाइड विद 8। तो बताइए जनाब 100 बाई 8 12.5, 10 एंड 75 बाई 8 9.375। अब जरा समझिएगा ये क्या है। ये है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
कि हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की है हमारी कंपनी के मेयार के मुताबिक, इस पे स्टैंडर्ड कितने आवर्स लगने चाहिए थे। जैसे हमारे मेयार के मुताबिक 75 यूनिट्स 9.35 आवर्स में बनने चाहिए थे, क्योंकि 8 यूनिट्स पर आवर बनते हैं। हमारे मेयार के मुताबिक 80 यूनिट्स 10 आवर्स में बनने चाहिए थे। हमारी कंपनी के मेयार के मुताबिक 100 यूनिट्स 12.5 आवर में बनने चाहिए थे। ये हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कंपनी के मेयार के मुताबिक कितने घंटों में होनी चाहिए थी। फार्मूला में फीड करें। यही 3 कैलकुलेशन हम यहां पे रिपीट करते हैं इस फार्मूला की मदद से। पहले केस में स्टैंडर्ड आवर्स 9.375 ओवर एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्चुअल आवर्स 8, एक्चुअल आवर्स तो 8 ही है ना, इनटू सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये हम क्या करें बेटा, ये मैंने सारी गलत कर दिया। क्या गलती की है मैंने गलत ले ली है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर तो 10 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर हमारी ये आ रही है 10 यूनिट्स पर आवर। 10 है और ये 10 है, तो इसकी मदद से ये बना 10, ये बना 8, ये कितना जी 7.5। लीजिए जी, अब हम फार्मूला में डालते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल आवर्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 7.5 ओवर एक्चुअल आवर्स 8 इंटू 100, इट शुड बी कितना जी 93 सेम आंसर 93.75। ये अल्टरनेटिव मेथड है, आंसर सेम रहेगा। दूसरा केस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 8, एक्चुअल आवर्स 8 इंटू 100%। तीसरा केस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 10 ओवर एक्चुअल आवर्स 8 इंटू 100, इट इज़ 125%। तो सेम वही परसेंटेजेस जो हमने यहाँ निकाली थी, दूसरे फार्मूले से भी वही आ रही हैं। तो फार्मूला आप ये मेथड 1 यूज़ करो, मेथड 2 यूज़ करो, दोनों में आपका आंसर सेम आता है। इसमें जो की कैलकुलेशन है जो आपको मेमोराइज करनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से क्या मुराद है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स इससे क्या मुराद है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये 2 कैलकुलेशंस आपने याद रखनी है, क्योंकि ये 2 कैलकुलेशंस ना सिर्फ इस चैप्टर में, आगे भी 1-2 चैप्टर आने हैं जिनमें ये कैलकुलेशन हमारे काम आएगी, इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये 2 कैलकुलेशंस का मतलब समझ लीजिए, सोच लीजिए। कैलकुलेशंस आपके सामने, डेमोन्स्ट्रेशन भी है एक्सरसाइज के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए, इन टर्म्स को पढ़ लीजिए, इनकी कैलकुलेशन को फॉलो कर लीजिए, और कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। प्रोडक्टिविटी की मेजरमेंट के 2 फार्मूलाज हैं, दोनों फार्मूलाज आपके सामने अलॉन्ग विद एक्टिविटीज़ मैंने प्रेजेंट कर दी है। अच्छा, ये दोनों फार्मूलाज किताब में आपके पास अवेलेबल हैं, पेज नंबर 127 पे। इन फार्मूलाज को अपने सामने रखते हुए पेज 127 पे ही ये 2 इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। इन दोनों को दोनों फार्मूलाज की मदद से हल करना है। पहले इलस्ट्रेशन 1 को दोनों फार्मूलाज की मदद से हल कीजिए, फिर इलस्ट्रेशन 2 को दोनों फार्मूलाज की मदद से हल कीजिए। दोनों में हमसे कहा यही गया प्रोडक्टिविटी बताइए। तसल्ली से, सुकून से पढ़िए। आपको फार्मूला के नीचे नोट 1 नोट 2 में वैल्यूज़ की कैलकुलेशन की गाइडेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, सो केयरफुली स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए। और एफिशिएंसी मेथड फार्मूला 1 फार्मूला 2 दोनों से इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करेंगे, फार्मूला 1 फार्मूला 2 दोनों से इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करेंगे।
मेथड 1 में हमें इलस्ट्रेशन 1 की बात करें, हमें एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए 344। इसको डिवाइड करना है हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स 40 इंटू 8 320 हो गया। लीजिए जी, ये पहला केस, पहली इलस्ट्रेशन, पहला फार्मूला, एफिशिएंसी 107.5%। दूसरा केस इसी के लिए एक्चुअल आवर्स 40 हैं और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 8 कितना आया 43 इंटू 100 करेंगे तो आंसर शुड बी द सेम। ये इलस्ट्रेशन 1 फार्मूला 1 से, इलस्ट्रेशन 1 फार्मूला 2 से। इलस्ट्रेशन 2, एक्चुअल प्रोडक्शन 390 divided with standard production in actual hours 40 into 10, it is 400. So efficiency is 97.5%. Option number 2, formula number 2, standard hours for actual production. So 390 divided with 10, it is 39. Divided with actual hours 40 into 100, 97.5% is the same. लीजिए जी इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, बारी बारी मैंने फार्मूला 1 फार्मूला 2 दोनों से उनको सॉल्व किया। तो एनी क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में, कोई बात समझ नहीं आ रही बेटा, नोट 1 नोट 2 इसीलिए डाले गए हैं कि इनको तसल्ली से पढ़िए और वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखिए। सो लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर को भी हम पे करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर को भी पे करते हैं। लेबर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हम टर्म प्रोडक्टिविटी की यूज करते हैं। लेबर की परफॉर्मेंस देखनी हो, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों एंगल से देखी जा सकती है। प्रोडक्शन मेजर्स ओनली द आउटपुट, वेयर एज प्रोडक्टिविटी मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द टाइम टेकन। अच्छा जी, लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स पे अब हम चलते हैं कि लेबर को हमने सैलरी पे करनी है, रेम्यूनरेशन पे करना है, तो उसके कितने तरीके हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग डिफरेंट मेथड्स, एक बात ध्यान में रखिए, हम यहाँ पे जो सिलेबस में मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेथड्स नहीं है। हम समझे मिसाल के तौर पे कुछ मेथड डिस्कस कर रहे हैं, मेथड 1 2 3 4 इस तरह कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। तो हम जो मेथड हम डिस्कस करेंगे, इन मेथड के तहत लेबर की सैलरी, लेबर की कॉस्ट कैसे मेजर करती है वो कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे। मेथड है क्या और इस मेथड के तहत सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड 4, हम डिफरेंट मेथड के तहत सैलरी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, एग्जाम में भी हमें किसी मेथड के तहत सैलरी कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। वो मेथड हो सकता है इनमें से कोई हो या हो सकता है इनके अलावा कोई हो, पर एक चीज ध्यान में रखिए, जो भी मेथड आएगा उस मेथड की एक्सप्लेनेशन हमें सवाल में दी जाती है कि भाई कंपनी का मेथड रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने का इस तरह है, तो इस मेथड के तहत ये 2 वर्कर की सैलरी बना दो। तो किस मेथड के तहत सैलरी बनानी है वो मेथड हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा।
को हमें याद करके घर से नहीं जाना, ये तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि एक मेथड हमें बता दिया जाए तो उसके तहत सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 4 मेथड की आ जाएगी तो 5वें 6वें 7वें की भी हम कर लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है, हम यहाँ पे कुछ मेथड डिस्कस करेंगे और फिर हम सवाल करेंगे, वहां पे कुछ नए मेथड्स आएंगे हमारे सामने, हम उनकी भी सैलरी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उससे आपको इंशाअल्लाह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई 2 4 5 मेथड सीख रहे हैं तो 7वां 8वां 10वां मेथड भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले लेबर रेम्युनरेशन मेथड में आता है टाइम रेट मेथड, कि लेबर को आप सैलरी टाइम बेसिस पे दे सकते हो। जैसे आप लेबर की पर आवर सैलरी फिक्स कर दो, आपके वर्कर की सैलरी है ₹100 पर आवर, दिस इज टाइम बेस्ड सैलरी। और कभी आपसे कहा जाए वर्कर की वेजेस तो बताओ कितनी है, आपको कहोगे जी रेट क्या है, टाइम कितने काम किया, आपका कहा जी 8 घंटे दिन में काम किया, 100 रुपये आवर रेट है उसका, तो कितनी वेजेस बनी 800, वेरी सिंपल। दिस इज टाइम बेस्ड सैलरी, वर्कर की सैलरी पर आवर फिक्स कर दी जाए, जितने घंटे काम मल्टीप्लाइड विद रेट, वर्कर की सैलरी आ गई। अच्छा, जब टाइम बेस्ड सैलरी आती है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है जी? व्हाट इज ओवर टाइम? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए ओवर टाइम से मुराद क्या है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से बियॉन्ड जब वर्कर काम करता है तो जो एक्स्ट्रा आवर्स वर्कड होते हैं उनको हम ओवर टाइम कहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी मच एक्सेप्टेबल नॉर्म कि ओवर टाइम आवर्स आर पेड एट अ हायर रेट, ठीक है। बल्कि हम कहते हैं ओवर टाइम आवर्स आर पेड एट अ प्रीमियम, नॉर्मल रेट से प्रीमियम पे किए जाते हैं। हमें ऐसी भी कहानी दी जाएगी जिससे बताया जाएगा ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड अ क्वार्टर, इसका मतलब ओवर टाइम के लिए 1.25। हमें ऐसा भी कहा जा सकता है ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड अ हाफ, इसका मतलब ओवर टाइम का मल्टीपल होगा 1.5, ये मल्टीपल है। हमें कहा जा सकता है ओवर टाइम इज पेड एट डबल टाइम, इसका मतलब मल्टीपल 2। ओवर टाइम के रेफरेंस से हमें जहन में रखना है कि अगर से नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मैं छोटी सी कैलकुलेशन शेयर करूं, पर डे एक वर्कर के 8 हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 हैं, और नॉर्मल आवरली रेट से 100 है। हम 3 पॉलिसीज यहां पे गिवन है। पॉलिसी नंबर 1, पॉलिसी नंबर 2, पॉलिसी नंबर 3। हम इन तीनों पॉलिसी के तहत अगर वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करें तो ना, पॉलिसी नंबर 1 के तहत वर्कर की वेजेस होंगी सॉरी, एक्चुअल आवर्स तो लिए ही नहीं हमने, एक्चुअल आवर्स भी ले लेते हैं अभी। एक्चुअल आवर्स जिसकी वेजेस हमने बनानी है वो हैं जी से 10। पॉलिसी नंबर 1 के तहत 10 आवर्स सॉरी 10 में से जो 8 आवर्स हैं वो नॉर्मल हैं, जो कि पे होंगे 100 रुपीज़ पे, और इसमें 2 आवर्स ओवर टाइम के हैं जो पे होंगे 100 इंटू 1.25 पे। तो वर्कर की सैलरी देखें क्या बनेगी जी, कितनी जी? 1050। पॉलिसी नंबर 2 के तहत देखें तो 8 घंटों की सैलरी होगी 100 के हिसाब से, और 2 घंटे ओवर टाइम है, ओवर टाइम का मल्टीपल लगा हुआ है कितना जी? 1.5। दूसरे केस में ओवर टाइम का मल्टीपल 1.5 का है, तो सैलरी बनेगी कितनी? 1100। और तीसरे केस में 8 घंटे की सैलरी तो 100 के हिसाब से ही है, 2 घंटे की सैलरी 100 इंटू 2 के हिसाब से पे होगी, इट इज 1200। ओवर टाइम आवर्स प्रीमियम रेट पे किए जा रहे हैं। यहां पे प्रीमियम रेट
125 है, यहाँ पे प्रीमियम रेट 150 पर आवर है और इधर प्रीमियम रेट 200 पर आवर है। 100 बेसिक है और ऊपर के 25 रुपए पर आवर प्रीमियम है ओवर टाइम का। 100 बेसिक है, इस केस में 50 प्रीमियम है। 100 बेसिक है और 100 प्रीमियम। अच्छा, यहां पे एक अहम चीज जो जरूरी है कि हम इसको इस अंदाज से भी देख सकते हैं कि वर्कर की बेसिक सैलरी क्या बनी और ओवर टाइम प्रीमियम क्या बना। तो इसको एक और अंदाज से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वर्कर की बेसिक सैलरी है 10 घंटों की 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपया और ओवर टाइम प्रीमियम 2 घंटे का 25 रुपए के हिसाब से 50 रुपए है। तो 100 जमा 50 1050। इसको ऐसे भी कैलकुलेशन को दिखाया जा सकता है, हमारी मर्जी, जैसे मर्जी दिखाएं। हम यहां कह सकते हैं 10 घंटों की बेसिक सैलरी तो 100 रुपए के हिसाब से 1000 बनती है, लेकिन 2 घंटे पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 50 के हिसाब से 100 बन जाता है, तो टोटल 1100 बन जाती है। और तीसरे केस बेसिक सैलरी तो वही 1000 ही है, बेसिक सैलरी तो 100 रुपए के हिसाब से 1000 ही बनती है, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम 2 घंटे पे 100 रुपए के हिसाब से 200 बन जाता है और टोटल सैलरी वर्कर की यहाँ से 1200 बन जाती है। तो आप सैलरी ऐसे कैलकुलेट कर लो, सैलरी ऐसे कैलकुलेट कर लो। हमें याद रखना है कि जब वर्कर को टाइम बेस्ड सैलरी दी जाती है, देयर मे बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम, और जब वर्कर को आप ओवर टाइम पे कर रहे हो तो ओवर टाइम में देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम को अलहदा से आइडेंटिफाई कर पाना यहां पे भी नजर आ रहा है 50, 100, 200, और यहां पे हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया 50, 100, 200। जरूरी है क्योंकि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। ओवर टाइम प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में क्या ऑप्शंस हैं, क्या गाइडलाइन है, इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे। इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। बहुत लंबा चौड़ा ये चैप्टर है नहीं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में ही ये चैप्टर हम ख़त्म करके आगे को मूव कर रहे होंगे। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी लास्ट वीक में लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर पे। लेबर कॉस्टिंग के हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो बात की थी लास्ट लेक्चर में, उसमें सबसे पहली बात प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे थी कि लेबर की आउटपुट को मेजर करने के लिए हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अंदाज से उसको देख सकते हैं। और फिर हमने डिस्कशन अपनी स्टार्ट की थी लेबर रेम्यूनरेशन मेथड से पे कि लेबर को रेम्यूनरेट करना हो, उसकी सैलरी फिक्स करनी हो, तो कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जो प्रैक्टिस में हैं। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम चंद मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेथड्स नहीं है और एग्ज़ाम में इससे हट के भी मेथड्स आएंगे। बट आसानी ये है कि एग्ज़ाम में जो भी मेथड हमें आएगा उसकी डिटेल क्वेश्चन में ही लिखी जाएगी कि भाई ये मेथड है, इस मेथड के तहत सैलरी कैलकुलेट कीजिए। हम चंद मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उन मेथड्स के तहत सैलरी कैलकुलेट करना जब हम सीख लेंगे तो इनके अलावा कोई नया 5वां, 7वां, 8वां, 10वां मेथड हमें बताया जाए तो हम उसके तहत भी सैलरी इंशाअल्लाह कैलकुलेट कर पाएंगे वर्कर की। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट की थी दैट वाज ऑन टाइम रेट रेम्यूनरेशन पे, कि वर्कर्स को एक तरीका है कि आप उनका रेम्यूनरेशन टाइम रेट पे फिक्स कर दीजिए कि जितना वो टाइम काम करें उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाए, आवर्स वर्क्ड फॉर एग्जांपल के हिसाब से उनको सैलरी दी जाए। और इसमें हमने ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम में डिफ्रेंशिएशन भी हमने देखी थी कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमने कैलकुलेशन जो लास्ट लेक्चर में देखी थी कि एक वर्कर्स को हमने 10 घंटे की तनख्वाह दी है तो उसमें बेसिक सैलरी शायद 1000 है और जो ऊपर के 2 घंटे हैं उसमें ये ओवर टाइम प्रीमियम है जिसकी वजह से टोटल सैलरी 1050 बन रही है। डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे कि ओवर टाइम एंड अ क्वार्टर है, टाइम एंड अ हाफ है, ओवर टाइम डबल रेट पे हो रहा है, उसके हिसाब से हमने डिस्कशन की थी। तो एनी क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से, कोई सवाल? अच्छा, हमने यहीं से ही डिस्कशन को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। दैट इज अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं वो ओवर टाइम
प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं। बेसिक सैलरी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर है। डायरेक्ट वर्कर की बेसिक सैलरी वो नॉर्मल आवर्स हैं या ओवरटाइम आवर्स हैं? बेसिक सैलरी इज डायरेक्ट वेजेस। बात हो रही है कि बेसिक सैलरी में अगर ओवरटाइम आवर्स भी शामिल हैं, जैसे यहां पे हमने एग्जांपल ली, इसमें 2 घंटे ओवरटाइम के शामिल थे, उन ओवरटाइम आवर्स पे जो हम ओवरटाइम प्रीमियम दे रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। बेसिक सैलरी ऑफ ऑल आवर्स, नॉर्मल आवर्स हैं प्लस ओवरटाइम आवर्स हैं, बेसिक सैलरी डायरेक्ट वेज है। ओवरटाइम प्रीमियम के साथ क्या सलूक होना चाहिए? तो जनाब इसमें दैट डिपेंड कि ओवरटाइम लगा क्यों। अगर ओवरटाइम की रीजंस इंटरनल है, रूटीन में ही लगता है हमारा ओवरटाइम, फॉर एग्जाम्पल अक्सर ही हमारी मशीन खराब होती रहती है और अक्सर ही कस्टमर की कमिटमेंट पूरी करने के लिए हमें वर्कर से ओवरटाइम करवाना पड़ता है, अक्सर ही हमारा पावर ब्रेकडाउन आ जाता है, लोड शेडिंग हो जाती है और जनरेटर ना होने की वजह से अक्सर ही हमें ओवरटाइम करवा के कस्टमर की टाइम कमिटमेंट को मीट करना पड़ता है। तो अगर ये रूटीन की बात है, देन ओवरटाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। बेसिक सैलरी पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, मतलब एक वर्कर ने ओवरटाइम लगाया, ओवरटाइम ने आपने उसको 100 की जगह 150 पे कर दिया, 1.5 गुना। हम बात करें जो 50 एक्स्ट्रा पे किया उसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट की। 100 के बारे में कोई इशू नहीं है, 100 डायरेक्ट वर्कर को पे किया, डायरेक्ट वेजेस है भाई, वो ओवरटाइम में पे किया या नॉर्मल आवर्स में पे किया। हम सिर्फ ओवरटाइम में जो एक्स्ट्रा पेमेंट है उसको जिक्र कर रहे हैं। तो उसमें हमने कहा अगर वो ओवरटाइम हमारा रूटीन में लगता है तो रूटीन में लगने वाले ओवरटाइम पे जो प्रीमियम दिया जाता है दैट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एज इनडायरेक्ट वेजेस डेबिट किया जाता है, वो वर्किंग प्रोसेस में डायरेक्ट वेजेस के तौर पर डेबिट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ओवरटाइम लगाया है कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर, मतलब मैं रूटीन में ओवरटाइम लगाता नहीं अपनी फैक्ट्री में, कस्टमर मेरे पास आ गया, उसने कहा जी मुझे ये 500 डेस्क आपसे बनवाने हैं, कब बना के देंगे? मैंने कहा जी 500 डेस्क मैं आपको 2 हफ्ते में बनवा दूंगा। कहते जी मुझे 10 दिन में चाहिए। मैंने कहा अगर 10 दिन में बनवाना है फिर तो मुझे वर्कर से ओवरटाइम करवाना पड़ेगा, तो ओवरटाइम की तो सैलरी एक्स्ट्रा देते हैं। कहते जी मैं दूंगा एक्स्ट्रा सैलरी, मुझ पर डाल दीजिए, मुझे 10 दिन में काम करवा दीजिए। तब कस्टमर के कहने पे मैं ओवरटाइम को एग्री कर रहा हूं, तो अगर कस्टमर के कहने पे ओवरटाइम लगेगा तो फिर ओवरटाइम प्रीमियम भी डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। सो इट्स नॉट सिंपल कि जी ओवरटाइम प्रीमियम हमेशा डायरेक्ट होगा या ओवरटाइम प्रीमियम हमेशा इनडायरेक्ट होगा। ओवरटाइम प्रीमियम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, दैट विल डिपेंड क्या ओवरटाइम रूटीन में लगा है या ओवरटाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे लगा है। कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवरटाइम को हम डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं और रूटीन में अगर ओवरटाइम लग रहा है तो हम उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ओवरहेड में आप चार्ज करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के ज़हन में? हमने जो ओवरटाइम की बात की उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेबर से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में भी पूछा जाएगा कि आपने जो लेबर कॉस्ट पे की है उसमें से कितनी कॉस्ट आप चार्ज करना चाहोगे वर्क इन प्रोसेस को और कितनी कॉस्ट चार्ज करना चाहोगे ओवरहेड्स को। तो ये उससे रिलेटेड हमारी थोड़ी सी डिस्कशन है ओवरटाइम प्रीमियम को लेके। अच्छा जी, नेक्स्ट रेम्युनरेशन मेथड इज पीस रेट। पीस रेट में आप वर्कर को पर यूनिट के हिसाब से सैलरी पे करोगे, जितने यूनिट्स वर्कर बनाएगा उसके हिसाब से सैलरी पे करते हो। टाइम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टाइम कम लगे ज़्यादा लगे, सैलरी हमने पर यूनिट देनी है। और ये हमारे अक्सर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे गारमेंट्स स्टिच होते हैं वहाँ पे ये बड़ा कॉमन रेम्युनरेशन मेथड है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीन्स की फैक्ट्रीज हैं, कोई ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री हैं, कोई शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक वर्कर है, लेट्स अज्यूम शर्ट की बात करें, एक वर्कर का काम है सिर्फ शर्ट की कटिंग करना, उसका रेम्युनरेशन ऐसे 10 रुपये पर शर्ट। अब वो जितनी शर्ट दिन में काटेगा उसका हिसाब किया जाएगा, इंटू 10 करके उसको सैलरी दे दी जाएगी। एक और वर्कर काम है उसका काम है स्टिचिंग ऑफ द शर्ट्स। उसने तमाम जो पीसेस कटे हैं इनको जोड़ना है, उसका रेम्युनरेशन ऐसे 20 रुपये पर शर्ट। दिन में देखा जाएगा कितनी शर्टें थी,
इंटू 20 दे दिया गया। एक वर्कर का काम है कि भाई तमाम शर्ट्स को ये कॉलर फिक्स करना, उसका रेट है से 5 रुपये पर शर्ट, उसको हिसाब से रेट दे दिया जाता है। सो पर यूनिट मेथड, नंबर ऑफ यूनिट जो बनाए इनटू रेट जो एग्रीड है, तो हर कस्टमर का आउटपुट से लिंक करके एक रेट एग्री कर लिया जाता है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट, इट इज वेरी सिंपल। आपका रेट 10 रुपये पर यूनिट है, आपने दिन में 100 यूनिट्स बनाए हैं, तो आपका डेली डे एंड पे आपको 1000 रुपये रेमरेशन आपका कैलकुलेट करके आपको पे कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे आपके यूनिट्स बदला करेंगे आपका रेमरेशन डेली बेस पे अपडेट होगा। टाइम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने टाइम कम लगाया ज़्यादा लगाया, यहाँ पे टाइम कंसिडर नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट को देखा जाता है। अच्छा जी, इसी में एक थोड़ी सी वेरिएशन भी लाई जाती है, पीस वर्क विद गारंटीड वेज। सिर्फ पीस वर्क में ना एक थोड़ा सा वर्कर के एंड पे एक ड्रॉबैक या रिजर्वेशन आती है वर्कर के एंड पे। आप फॉर एग्जांपल किसी वर्कर को हायर करने जाओ और आप नॉर्मली वर्कर्स को एंगेज जब आप करते हैं तो दे इंक्वायर कि भाई हम ठीक है, हम आप जो टेम्परेरी वर्कर हैं हम आपके पास आते हैं तो हमारी डेली सैलरी कितनी बनेगी। आपने फॉर एग्जांपल कहा जी हम आपको 10 रुपये पर यूनिट पे करेंगे, जितने यूनिट बनाओगे उस हिसाब से 10 रुपये पे कर देंगे। अब वर्कर के दिन में क्वेश्चन आएगा, मतलब मैं तो आपके साथ चला जाऊंगा आपकी फैक्ट्री में काम करने, बैठ गया वहां पे मैं अपना सारे बाकी आउट वर्ल्ड से कट के, अब आपके पास अगर ऑर्डर ही ना आया तो आप दिन के एंड पे मुझे सलाम अलैकुम करके घर भेज दें कि भाई आज तो ऑर्डर ही नहीं आया तो आज घर जाओ भाई। मैं तो सारा दिन दिहाड़ी, वो कहते हैं ना दिहाड़ी पट के आपके पास आके बैठ गया, और आप मुझे डे एंड पे हंस के दिखा दें कि भाई काम नहीं आया तो कोई रेमरेशन नहीं, क्योंकि तुमने तो काम ही नहीं किया, हमने तो तुम्हें पर यूनिट पे करना था, तुमने कोई यूनिट बनाया नहीं जी, कोई नहीं बनाया, तो अस्सलाम वालेकुम, फिर कल आ जाना, कल देखेंगे। तो पीस वर्क में ये ड्रॉबैक आता है कि इस तरह का वर्कर्स के ऊपर कि अगर कोई काम फैक्ट्री में ना हुआ तो हम क्या कमाएंगे। तो यहां से फिर कॉन्सेप्ट आता है गारंटीड वेज का कि ठीक है तुम हमारे साथ फैक्ट्री में चलो, अगर कोई काम ना भी हुआ तो कम से कम तनख्वाह तुम्हें दी जाएगी। इसको दो अंदाज से देखा जा सकता है। एक अंदाज हो सकता है कि आप कहो कि जी ₹10 पर यूनिट है प्लस 200 पर डे है, एक अंदाज इसका ये हो सकता है। और दूसरा अंदाज हो सकता है ₹10 पर यूनिट है विद मिनिमम 500 पर डे। ये दो अंदाज से इसको देखा जा सकता है। दो ऑप्शंस हैं गारंटीड वेज की, दो तरीके हैं जिनसे गारंटीड वेज रेमरेशन एग्री किया जा सकता है, वर्कर को दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके हिसाब से चलें, वर्कर ने प्रोडक्शन की, एक्चुअल प्रोडक्शन की डिफरेंट डेज में हम देखें 50 यूनिट्स, 70 यूनिट्स, 40 यूनिट्स। पार्ट ऑप्शन ए के रेफरेंस से कैलकुलेशन हम करते हैं। 10 यूनिट्स पर डे 50 इंटू 10 प्लस 200, कितना रेमरेशन बन गया 700। दूसरा केस 70 पर यूनिट 70 यूनिट्स इंटू 10 प्लस 200, कितना डेली बन गया 900। आखिरी केस 40 इंटू 10 प्लस 200 600। सो जब ऑप्शन ए हो तो उस केस में हम डेली रेमरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दिया गया है ₹10 पर यूनिट प्लस 200 पर डे। जितने यूनिट बनाओगे 10 रुपए के हिसाब से दे देंगे प्लस 200 दे के भेजेंगे। अब इसमें वर्कर को कंफर्ट आ गई कि मुझे अगर काम नहीं भी करवाएंगे तो 200 तो कम से कम देंगे ना, तो कुछ ना कुछ मेरी इनकम मिलेगी मुझे, बिल्कुल मैं जीरो के साथ घर नहीं जाता। दूसरा केस 10 पर यूनिट मिनिमम 500। आपने कहा जी 10 पर यूनिट तो 50 यूनिट्स बनाए इंटू 10 कितनी सैलरी बनी 500, तो मिनिमम 500 ही है, पेमेंट 500 की हो जाएगी। दूसरा केस 70 यूनिट्स इंटू 10 कितनी सैलरी बनी 700, तो ये 500 से ऊपर है 700 की पेमेंट होगी। तीसरा केस बनाओ 40 इंटू 10 कितनी बनी सैलरी 400, लेकिन मिनिमम 500 तो देना ही देना है बेशक,
कमाई कम भी होगी तो 500 कम से कम देना है, 500 से कम तनख्वाह नहीं मिलेगी, बेशक जीरो प्रोडक्शन हो। सो एक है मिनिमम गारंटीड वेज और एक है प्लस गारंटीड वेज। दोनों ऑप्शंस की कैलकुलेशन इसी के अंदर कैलकुलेट की जा सकती है, स्ट्रेट पीस वर्क विद गारंटीड वेज रेट। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा। गारंटीड वेजेस में बेटा मैंने जैसे कहा ना कि हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, असल में आप वर्कर से क्या एग्री करते हो, इट कैन बी एनीथिंग, इनसे हट के कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने दो आपको अंदाज दिए, कोई तीसरा चौथा अंदाज भी हो सकता है। जैसे एक अंदाज ये भी होता है कि आप अभी हमने रेम्युनरेशन स्केल, आगे इंसेंटिव प्लान भी पढ़ने हैं, उसमें भी कुछ इंसेंटिव की बातें आ जाती हैं, उसमें भी लिंक कर दिया जाता है प्रोडक्शन के साथ, इंसेंटिव से लिंक कर दिए जाते हैं कि भाई अगर आपने एक्स यूनिट्स बनाए तो वाई सैलरी है, लेकिन अगर आपने एक्स से ज्यादा यूनिट बना दिए तो वाई प्लस बोनस आ जाएगा, क्योंकि आपने एफिशिएंसी बढ़ा ली, अपनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया तो फिर बोनस भी आ जाता है बीच में। तो डेफिनेटली रेम्युनरेशन स्कीम किसी भी अंदाज में टेलर की जा सकती है। मकसद क्या है कि वर्कर्स को सफिशिएंट रिवॉर्ड देना, उनकी सर्विसेज का सफिशिएंट और फेयर रिवॉर्ड देना। वो आप टाइम बेसिस से वर्कर से एग्री कर लो, इफ इट टाइम बेसिस मेक्स देम सेटिस्फाइड तो आप टाइम बेसिस एग्री कर लो, और अगर वो आपको लगता है कि पीस वर्क आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा बेहतर समझ आता है वर्कर्स को और वर्कर्स पीस वर्क से ज्यादा अच्छे अंदाज में सेटिस्फाई हो पाते हैं तो आप इसको फॉलो कर लो। और देन देयर मे बी अ गारंटीड वेज कॉन्सेप्ट एज वेल पीस वर्क में। तो हम डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। रियल ऑप्शन क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा कुछ भी हो सकते हैं, एक चीज इनमें कर लो, हमें यह नहीं कहा जाता भाई आप वेज प्लान डिजाइन करो, ये हमारा स्कोप नहीं है कि भाई नए तरीके से वेज प्लान को डिजाइन करके दो। हमारा स्कोप क्या है कि क्वेश्चन में वेज प्लान दिया होगा, ये मेथड 1 2 3 ये मेथड है, इसके हिसाब से वेज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो जो भी मेथड हमें क्वेश्चन में दिया जाए उसके हिसाब से वेज कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई चैलेंजिंग इंशाअल्लाह नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपको ये दो मेथड दिए, भाई ये मेथड है और ये प्रोडक्शन है, वेज कैलकुलेट करो, ये मेथड है ये प्रोडक्शन है, वेज कैलकुलेट करो। तो मेथड दिया जाएगा और वेज कैलकुलेशन का आपको कहा जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेथड कुछ भी हो सकता है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, बेसिक रेम्युनरेशन मेथड में हमने 3 मेथड हमारे सिलेबस में किताब में अवेलेबल थे, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जरा इंसेंटिव प्लान्स की तरफ मूव करेंगे। इंसेंटिव प्लान होता क्या है? इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव है बेसिकली वर्कर को उसके बेसिक रेम्युनरेशन से ओवर एंड अबव फाइनेंशियल रिवॉर्ड ऑफर करना, to motivate them so that they can increase their efficiency। वर्कर को एडिशनल रिवॉर्ड ऑफर करना ताकि वो मोटिवेशन उनको मिले टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। एडिशनल रिवॉर्ड का लिंक एफिशिएंसी से जोड़ा जाता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी से वर्कर ज्यादा जब अचीव करेगा तो उसको बेसिक रेम्युनरेशन से ज्यादा इनकम कमाने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक इसको हम मजीद इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे, कंपनी को उसका क्या फायदा होगा उस पर भी हम बात करेंगे। एक इंसेंटिव सिस्टम है हाई डे रेट सिस्टम। वर्कर को फॉर एग्जाम्पल कंपनी की पॉलिसी है 500 यूनिट्स पर वीक, ये कंपनी की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। कंपनी की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स पर वीक। कंपनी अनाउंस करती है कि भाई अगर तो आप वीक में 500 यूनिट्स ही बनाओगे ना तो हम आपको ₹50 पर आवर पे करेंगे, लेकिन अगर आप 550 यूनिट्स और मोर बना दोगे उसी वीक में तो हम आपको ₹60 पर आवर पे कर देंगे। हाई डे रेट सिस्टम। वर्कर्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि प्रोडक्शन सेम टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाओ।
एक वीक में 500 यूनिट बनाओगे तो हम आपको 550 रुपीज पर आवर पे करेंगे, लेकिन एक वीक में आपने 550 या ज्यादा बना दिए, विल पे यू एट अ हायर रेट 60 पर आवर। हाई प्रोडक्शन हाई रेट, हाई डे रेट सिस्टम से मुराद ये है प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेट भी आपका बढ़ जाएगा। अब ये वर्कर को मोटिवेशन मिल रही है कि सेम टाइम में ज्यादा यूनिट्स बनाने की, सेम टाइम में ज्यादा यूनिट बनाने की वर्कर को मोटिवेशन है कि सेम टाइम में एक वीक में अगर हम ज्यादा एफिशिएंसी से काम करके 550 यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे तो हमारी सैलरी 60 रुपीज पर आवर हो जाएगी। लेट्स अज्यूम एक वीक में अगर वर्कर 40 घंटे काम करते हैं तो अगर तो 500 यूनिट बनाए तो 50 into 40 2000, और अगर 550 यूनिट बना दिए तो 60 into 40 2400। दिस इज कॉल्ड हाई डे रेट सिस्टम। सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन विल लीड टू हायर रेम्युनरेशन, हाई डे रेट सिस्टम। इसका अंदाज कुछ भी हो सकता है, वो वीकली हो, आवरली हो, डेली हो, जैसे भी हो, बट इस टेक्निक का नाम हाई डे रेट सिस्टम किया गया है, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट यह है कि वर्कर को मोटिवेशन दी जा रही है कि सेम टाइम में अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन बना पाओगे। जब सेम टाइम में एफिशिएंसी बढ़ा के ज़्यादा प्रोडक्शन से सेम टाइम में आप ज़्यादा रेम्युनरेशन कमा सकते हो। वही हफ्ते के 40 घंटे हैं, अगर 500 यूनिट बनाए तो 40 घंटों के 2000 मिलेंगे, और उन्हीं 40 घंटों में अगर आपने 550 या ज़्यादा बना लिए तो आपको 2400 रुपये मिल जाएंगे। सो मोटिवेशन है वर्कर्स के लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सेम टाइम में मोर एफिशिएंसी विल लीड टू हायर रेम्युनरेशन। ये इंसेंटिवाइज करने का प्लान है, वर्कर को इंसेंटिव देने का तरीका है, उनको एडिशनल रेम्युनरेशन ऑफर किया जाता है इन रिटर्न फॉर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी की रिटर्न में एडिशनल रेम्युनरेशन ऑफर किया जा रहा है वर्कर को। दिस इज कॉल्ड इंसेंटिव। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के बदले में एडिशनल रेम्युनरेशन ऑफर करना, दिस इज कॉल्ड इंसेंटिव। बेसिक रेम्युनरेशन अपनी जगह, लेकिन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ाने से एडिशनल रेम्युनरेशन इज कॉल्ड इंसेंटिव। जी एनी क्वेश्चन? इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव का मकसद क्या है? मकसद है वर्कर्स को मोटिवेट करना टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी बाय ऑफरिंग एडिशनल रेम्युनरेशन, एडिशनल इन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, दूसरी स्कीम आपकी हो सकती है इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम की एक एग्जांपल अगर हम देखें तो वर्कर्स को आपने कहा, इसी को हम डिफरेंट अंदाज से देखते हैं कि भाई हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो 50 रुपीज़ 500 यूनिट्स पर वीक है, और अगर आपने 500 यूनिट्स पर वीक बनाए तो आपको तनख्वाह हम देंगे 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। लेकिन अगर आपने 500 की जगह 550 यूनिट बना दिए, अगर आपने 500 की जगह 550 यूनिट्स बना दिए तो हम आपको 2 रुपया पर यूनिट बोनस देंगे। अगर तो 500 यूनिट बनाए हैं तो 50 इंटू रेट लेके फारिग हो जाना। लेकिन अगर आपने एडिशनल टारगेट से ज्यादा यूनिट बना दिए तो हम आपको 2 रुपया पर यूनिट बोनस भी देंगे। इंडिविजुअल बोनस स्कीम, मकसद रिवॉर्ड देना है। वो रिवॉर्ड आप हाई डे रेट से दे दो, वो रिवॉर्ड आप एडिशनल पर यूनिट बोनस से दे दो, ठीक है जी। सो इसमें जैसे मैंने आपको मिसाल जो दे रहा हूं, नॉर्मल वही 500 यूनिट्स पर वीक स्टैंडर्ड है और सैलरी है ₹50 पर आवर। और अल्टरनेटिवली हमने कहा जी 550 यूनिट्स अगर बना लो और मोर बना लो तो इंसेंटिव है ₹2 पर यूनिट। तो अगर किसी वर्कर ने 550 यूनिट बना लिए तो उसकी सैलरी कैलकुलेट होगी
50 रुपए के हिसाब से 40 घंटों में 2000 बन गए, प्लस 550 यूनिट्स अगर बनाए हैं तो 550 इंटू 2 ये ऐड कर दो तो 1100 ऐड हो जाएंगे, इसकी सैलरी बन जाएगी 3300। अब एक वर्कर जिसने सिर्फ 500 यूनिट बनाए उसको तनख्वाह मिलनी है 2000, और जिस वर्कर ने 550 यूनिट्स बना लिए उसको 550 इंटू 2 1100 का बोनस भी ऐड हो जाएगा, उसको 3100 3100 उसको 3100 मिल जाएंगे। दिस इज इंडिविजुअल बोनस स्कीम कि किसी एक इंडिविजुअल को उसकी परफॉर्मेंस बेसिक स्टैंडर्ड से ज्यादा करने पे एडिशनल रिवॉर्ड ऑफर करना। एडिशनल रिवॉर्ड हाई डे रेट सिस्टम से दे दो, एडिशनल रिवॉर्ड प्रोडक्शन के ऊपर बोनस की सूरत में दे दो। बोथ ऑप्शंस वर्क्स वेल। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसमें एक ग्रुप बोनस स्कीम की ऑप्शन भी आती है। ग्रुप बोनस स्कीम, ग्रुप बोनस स्कीम ऐसे इदारे इख्तियार करते हैं जहां पे कोई इंडिविजुअल सोली अकेला प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जहां पे ग्रुप प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको टेक्सटाइल सेक्टर की मिसाल दे रहा था, वहां पे एक बंदा कटिंग का रिस्पॉन्सिबल है, एक बंदा स्टिचिंग का रिस्पॉन्सिबल है, एक बंदा से कॉलर फिक्सिंग का रिस्पॉन्सिबल एंड सो ऑन। से लेट्स अज्यूम 4 वर्कर टोटल मिलकर शर्ट बनाते हैं। इंसेंटिव का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। हम वर्कर को इंसेंटिव ऑफर कब कर रहे हैं? जब सेम टाइम में वर्कर काम करके एडिशनल प्रोडक्शन दे दे। ऐसा ही है ना? सेम टाइम 40 घंटे में 500 यूनिट्स की जगह 40 घंटे में ही 550 बनाए अगर, तो हम इंसेंटिव देने पे तैयार हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अंडरलाइंग होता क्या है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, सेम टाइम में ज्यादा यूनिट बनते हैं ना जब, तो सेम टाइम में ओवरहेड्स तो सेम ही रहते हैं ना, फिक्स ओवरहेड वही है। बिजली चल रही है, मशीनरी चल रही है, तो सेम ओवरहेड के साथ ज्यादा यूनिट जब बन जाते हैं तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो जाती है। तो इंसेंटिव ऑफर करने का मकसद है कि वर्कर्स को मोटिवेट किया जाए थ्रू फाइनेंशियल रिवॉर्ड कि वो कंपनी की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कम कर दें। तो से वर्कर की एफिशिएंसी से कंपनी की ओवरहेड कॉस्ट में 10 रुपए पर यूनिट का फायदा होता है, तो उसमें से 2 रुपए पर यूनिट दे दो वर्कर को, तो वर्कर भी खुश, आप भी खुश। क्या ख्याल? दिस इज द आइडिया बिहाइंड इंसेंटिव कि वर्कर्स को मोटिवेट किया जाए, वो सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन दें फॉर देयर एडिशनल रिवॉर्ड, और उनके एडिशनल रिवॉर्ड उनको देने के बाद भी कंपनी को कुछ बचे, कंपनी की भी बचत। तो ऐसा ना हो कि जो बचत हुई उससे ज्यादा वर्कर को बोनस दे दें, फिर तो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नीचे चली जाएगी ना। फायदा तो यह है कि वर्कर आपको बचत दें ज्यादा की, उसमें से कुछ हिस्सा बांटे। जैसे मैंने कहा वर्कर ने आपको 10 रुपए पर यूनिट ओवरहेड में बचा के दिए, आप उसमें 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जितने भी हैं, लेकिन लेस देन 10 उनको रिवॉर्ड दे दो, तो कंपनी का नेट तो फायदा हो गया। 10 रुपए की बचत हुई थी, 10 में से कुछ वर्कर्स को दे दिए, बाकी कंपनी की जेब में आ गए। सो दिस इज द प्लान इंसेंटिव का। अब ग्रुप बोनस स्कीम में, अब अगर मैं एक वर्कर को कहूं, मैं हर वर्कर को अलग अलग काम दूं, शर्ट वाले का कोई भी तुमने दिन में 500 से ज्यादा शर्टें काट दी तो तुम्हें बोनस है, स्टिचिंग वाले को तुमने 500 से ज्यादा स्टिचिंग कर दी तुम्हें भी बोनस मिलेगा। सबको मैं अलग अलग अगर बोनस अनाउंस करूंगा तो हर वर्कर इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होता। कुछ वर्कर्स होते हैं मनमोजी होते हैं, और नहीं भाई बस मेरा गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बोनस होने से चाहिए, मैं बस 4 सिगरेट जरूर पीने, और ब्रेक में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं खाने पे मैंने 1 घंटा जरूर ब्रेक लेनी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि जब आपने इंसेंटिव है, एडिशनल कमाई लेनी, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं ना आपने, कि यार यहाँ से टाइम बचा लो, काम कर लो, ये भी बचाओ, इधर भी काम कर लो, ताकि सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके और तवज्जो से काम करो। तो कुछ मनमोजी होते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं करना, हम बस जैसे काम करें वैसे करें, जो काम मिलता है ठीक में हमारा सब गुजारा हो रहा है, हमें बोनस नहीं चाहिए। अब अगर कंपनी सिचुएशन में हर इंडिविजुअल को बोनस अगर अनाउंस करे, कभी तुम 500 से ज्यादा शर्ट काटो बोनस, तुम 500 से ज्यादा शर्टें सियो बोनस,
तुम 500 से ज्यादा कॉलर लगाओ बोनस, तुम 500 से ज्यादा पैकिंग करो बोनस। अब पहले वर्कर ने अगर 500 काट दी शर्टें, दूसरे का दिल नहीं कर रहा बोनस कमाने को, तो कंपनी का टारगेट पूरा होगा? कंपनी असल में तो चाहती है उसकी 500 से ज्यादा शर्टें बने। तो 500 से ज्यादा शर्ट बनने के लिए जरूरी है कि ग्रुप का हर मेंबर, हर प्रोडक्शन टीम का मेंबर जान मारे। जब हर मेंबर जान मारेगा तभी शर्टें 500 से ज्यादा बनेगी ना। अब अगर ग्रुप में कोई ऐसा बंदा आ गया है जो कि इंसेंटिवाइज फील नहीं कर रहा, एडिशनल रिवॉर्ड के लिए लालच नहीं रखता, उसके लिए ख्वाहिश नहीं है, तो फिर कंपनी का टारगेट पूरे नहीं होते, कंपनी को उल्टा नुकसान हो जाएगा। उसने कटिंग वाले को बोनस दे दिया, प्रोडक्शन वहीं की वहीं खड़ी है, प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं। कंपनी का मकसद था कि भाई मैं एडिशनल प्रोडक्शन से जो कॉस्ट सेविंग है उसमें से रिवॉर्ड बांटूं। तो ऐसे बिजनेसेस जहां पे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं बल्कि ग्रुप पे है, वहां पे इंडिविजुअल बोनस स्कीम आपका मकसद हासिल नहीं करेगी, तो वहां पे ग्रुप बोनस स्कीम लानी पड़ती है। फिर आप कहेंगे भाई अगर मुझे 500 से ज्यादा शर्टें बना के दोगे आप लोग, तो फिर हर बंदे को 2 रुपए पर शर्ट बोनस मिलेगा। अब सबको पता है भाई शर्टें वहां पे ढेर 500 से ज्यादा लगाना है हमने। कटिंग वाले को सिर्फ ये टेंशन नहीं है कि मैंने सिर्फ कटिंग 500 से ज्यादा करनी है, उसको ये भी टेंशन है स्टिचिंग वाले के पास स्टिचिंग भी ज्यादा होनी चाहिए, कॉलर के पास कॉलर भी ज्यादा लगना चाहिए, पैकिंग वाले के पास पैकिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। हर बंदे को का दूसरे पे भी नजर है। दे सपोर्ट ईच अदर। इसमें ग्रुप प्रोडक्शन, जहां पे ग्रुप में प्रोडक्शन होती है वहां पे ग्रुप इंसेंटिव काम करता है, और ग्रुप इंसेंटिव में अगर कोई वर्कर थोड़ा सा स्लाइटली लेस एफिशिएंट है तो बाकी हाई एफिशिएंसी रखने वाले वर्कर उसको कंपनसेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, क्योंकि टीम वर्क मान गया ना कि भाई टीम ने मिल के टारगेट हासिल करना है और टीम ने मिल के फिर वो बोनस अर्न करना है। तो टीम में तमाम मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर कोई वर्कर की एफिशिएंसी कम है, किसी वर्कर में मोटिवेशन की कमी है, तो बाकी मेंबर्स को पुश करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हासिल करने में मदद करेंगे। तो यहां पे किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस नहीं रखा जाता, ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस रखा जाता है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इंसेंटिव में एक ऑप्शन प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम भी होती है कि आप वर्कर्स को कंपनी के प्रॉफिट्स में से हिस्सा दे दें। आप वर्कर को अनाउंस करते हैं जी हमारी कंपनी जो सालाना मुनाफा कमाएगी उसमें से 10% मुनाफा हम वर्कर्स में एज बोनस बांटेंगे। अब यहां पे देखो इससे मोटिवेशन कैसे आएगी? 10% मुनाफा वर्कर्स में जाना है तो वर्कर का दिल चाहेगा कंपनी का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। जितना कंपनी का मुनाफा ज्यादा होगा उतना हिस्सा 10% ज्यादा बनेगा ना। 100 रुपए का 10% 10 रुपए है और 150 का 10% 15 रुपए है। तो वर्कर्स को अगर हम प्रॉफिट शेयर अनाउंस करेंगे तो उनका दिल चाहेगा कि हमारा शेयर ज्यादा से ज्यादा बने, और उसके लिए उनका दिल चाहेगा कि कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। वर्कर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? बाय इंप्रूविंग इट्स एफिशिएंसी एंड लोअरिंग कॉस्ट पर यूनिट। वर्कर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो हमने जैसे बात की थी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। सो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम दिस इज आल्सो एन ऑप्शन कि वर्कर्स को प्रॉफिट्स में शेयर दे दें। X% प्रॉफिट्स वर्कर में बांटा जाएगा। वर्कर्स अपने शेयर को बढ़ाने के लिए अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अगेन ये जो लिस्ट 5 की पांचवा भी हम डिस्कस करते हैं, ये दिस इज नॉट द कंप्लीट इंसेंटिव प्लान। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, 6वां 7वां 8वां प्लान भी हमारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो सिर्फ है कि अगर हमसे एग्जामिनर को 2-3 नंबर का नोट मांग ले कि भाई इंसेंटिव प्लान का मकसद क्या होता है, और कॉमनली यूज कोई 2 या 3 इंसेंटिव प्लान पे नोट लिखिए। 3-4 नंबर का नोट आ गया तो हमें पता है भाई ये 3-4 नोट है, हम यहां से किताब में कुछ चीजें लिखी हुई हम लिख के 2-3 नंबर 4 नंबर कमाना चाहे कमा सकते हैं। इसका मकसद, और दूसरा मकसद इसका यही है कि डिफरेंट इंसेंटिव प्लान के तहत वर्कर की इंसेंटिव रिवॉर्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। 3, 4, 5 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी जो भी 5वां 6वां 7वां एग्जामिनर हमें देगा हम उसका रिवॉर्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल वर्कर्स को जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो भी लेबर कॉस्ट का हिस्सा बनता है और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनता है। जी, एनी क्वेश्चन? कुछ सवाल करना चाहते हैं यहां से? जी बेटा, कोई सवाल यहां तक? प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम।
अच्छा जी, लास्ट यहां पे जो हमारी लिस्ट में आ रही है दैट इज शेयर इंसेंटिव स्कीम। शेयर इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयज को दी जाती है फॉर अटेनिंग सर्टन लॉयल्टी टारगेट्स। लॉयल्टी टारगेट मतलब स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल हैं तो यू ट्राई टू स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। 5 साल 10 साल तक नौकरी करते हैं। शेयर इंसेंटिव स्कीम कैसे अनाउंस की जाएगी? कंपनी की पॉलिसी है जी, जो वर्कर हमारे साथ 5 साल पूरा करेगा, जो हमारा एम्प्लॉई हमारे साथ 5 साल नौकरी पूरा करेगा, हम उसको 5,000 शेयर्स 5 साल बाद ज़्यादा बोनस देंगे। और जो वर्कर हमारे साथ 10 साल पूरा करेगा उसको हम 10,000 शेयर्स एज अ बोनस देंगे 10 साल कंप्लीट करने पे। शेयर इंसेंटिव स्कीम, कंपनी अपने शेयर्स वर्कर को एज इंसेंटिव ऑफर कर रही है। अच्छा जी, अब इसमें ये वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, उसमें कैसे रोल प्ले करेंगे? वैसे तो इंशाल्लाह डिटेल में जब हम जाएंगे MFA में और BFD में, वहाँ पे मज़ीद डिटेल में बारीकियों में बात होगी। बट फिलहाल हमें यह जानना ही काफ़ी है कि बल्कि थोड़ा सा नॉलेज होगा, शेयर की मार्केट प्राइस का पता है ना? क्या वो फिक्स रहती है? ऊंच नीच होती रहती है। शेयर प्राइस के बढ़ने की क्या वजह होती है? शेयर प्राइस, किसी कंपनी के शेयर प्राइस क्यों बढ़ेगी? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बता, इतने बोलते हैं मुझे समझ नहीं आती। कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके बोलना चाहे। जी बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एग्जैक्टली, देयर कुड बी मेनी अदर रीजन, बट दिस इज वन इंपॉर्टेंट रीजन कि जब कंपनी प्रॉफिट ज्यादा अर्न करती है तो कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ती जाती है। अब जरा दोबारा आओ, वर्कर को ऑफर किया गया कि हम, कंपनी आपको 5 साल बाद 5,000 शेयर देगी। अब कंपनी ने 5,000 शेयर देने हैं। अब वो 5,000 शेयर की वैल्यू क्या होगी? दैट विल डिपेंड कि 5 साल बाद शेयर की प्राइस क्या है। वर्कर का दिल क्या चाहेगा? प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए? ऊपर जाए। उसका दिल करेगा मुझे 5,000 शेयर मिलने हैं, आज की प्राइस 20 है, उसका दिल चाहेगा 5 साल में ये 100 पे चली जाए प्राइस, 105 पे चली जाए, 110 पे चली जाए, बढ़ती जाए प्राइस इसकी। अब वर्कर का दिल चाह रहा है मुझे जो बोनस मिलने हैं, उनके जो शेयर मिलने हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा हो, उसके लिए शेयर प्राइस ऊपर जानी चाहिए। अब शेयर प्राइस ऊपर जाने के लिए तरीकाकार क्या है? कंपनी के प्रॉफिट्स के बढ़ाने में हिस्सा डालो अपना, और वो क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाओ अपनी। तो मकसद क्या है? रिवॉर्ड देना इसलिए वर्कर्स को कि वर्कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मोटिवेटेड फील करें, उनको इंसेंटिव नजर आए कि अगर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो उससे हमारी जेब में भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा। मेरी एफिशिएंसी बढ़ने का फायदा सारे का सारा कंपनी को नहीं है, मेरी एफिशिएंसी के बढ़ने का फायदा मेरी जात को भी होने वाला है। सो शेयर इंसेंटिव स्कीम में वर्कर्स को फ्यूचर में शेयर्स ऑफर कमिटमेंट दी जाती है और वर्कर्स कोशिश करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें ताकि फ्यूचर में कंपनी की शेयर प्राइस ज्यादा से ज्यादा ऊपर जा सके। तो मकसद वही, एफिशिएंसी के बदले एडिशनल रिवॉर्ड, शेयर इंसेंटिव स्कीम। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4 हमारी बेसिक हाई डे रेट सिस्टम पे थी, पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम शेयर इंसेंटिव स्कीम के लिए हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशन, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन 5-6 हैं, उन पर बात करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 4-5-6 3 इलस्ट्रेशन है जी हमारी अभी नेक्स्ट डिस्कशन में। इलस्ट्रेशन अच्छा जी, पहले ये स्ट्रेट पीस वर्क विद गारंटीड वेज, ये इलस्ट्रेशन भी मैं शायद स्किप कर गया, पहले हम इसको डिस्कस कर लें।
Illustration 3. Zara is paid 50 rupees for each unit produced with a guaranteed wage of 4,000 for a 40-hour week. For a series of 4 weeks of the month, she produced 150, 170, 190 and 220 units. Calculate total amount for the month. आज यहाँ पे हमें कहा गया है ज़ारा का हमें रेमुनरेशन कैलकुलेट करने हैं जिसमें उसने डिफरेंट यूनिट्स बनाए हैं इलस्ट्रेशन 3 में. फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस विद अ गारंटीड वेज ऑफ 4,000 फॉर अ 40-hour वीक. आपको 50 पर यूनिट मिलना है. इसके अलावा गारंटीड वेज 4,000 पर वीक मिलनी है. अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान में रखिए, उसने प्लस विद अ गारंटीड वेज का है, विद अ मिनिमम का वर्ड यूज नहीं किया. मिनिमम का वर्ड यूज होता तो उसका मतलब हो जाता हायर ऑफ, 4,000 मिलेगा या पर यूनिट मिलेगा. ये विद गारंटीड वेज है, मतलब पर यूनिट के साथ इजाफी मिलेगा. ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा. तो अब हमने इसका रेमुनरेशन हमें कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है. तो भाई इसका रेमुनरेशन बनेगा वीक 1 में 150 इंटू 50 प्लस 4,000, वीक 2 में 170 इंटू 50 प्लस 4,000 और वीक 3 में 190 इंटू 50 प्लस 4,000, वीक 4 में 220 इंटू 50 प्लस 4,000. हमसे कहा गया था भाई इसकी सैलरी बताओ पूरे महीने की क्या है. तो 1 2 3 4 सम क्या बना 52,500. ये है जी सैलरी. पीस रेट विद गारंटीड वेजेस, पीस रेट विद गारंटीड वेज, विद मिनिमम गारंटीड नहीं है, पीस रेट विद गारंटीड वेज है. तो पीस रेट प्लस गारंटीड वेज. हाई डे रेट सिस्टम में हमारे पास इलस्ट्रेशन 4 है. इस पे बात करते हैं. इससे आपको इंसेंटिव प्लान का ऑब्जेक्टिव जरा थोड़ा सा क्लियर होता नजर आएगा. शाहिद इज पेड ₹4 per hour if he makes 200 units in a 40-hour week, but paid 5 per hour if he makes 240 units. In both cases, मतलब अगर वो एक वीक में 200 बनाए या एक वीक में 440 बनाए, in both cases the amount to be paid to शाहिद कैलकुलेट कीजिए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बताइए इफ द प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकॉर्डेड द रेट ऑफ ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर. अगर वर्कर 200 बनाए, शाहिद 200 बनाए तो ये 3 वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए. अगर शाहिद 240 यूनिट बनाए तो 3 वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए. और ख्याल कीजिएगा जब वर्कर शाहिद 200 यूनिट बना रहा है तो उसकी तनख्वाह है 4 पर आवर, और जब वर्कर 240 बना रहा है तनख्वाह है 5 पर आवर. तो लीजिए जी हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है. हम पहले 200 यूनिट्स के हिसाब से चलते हैं. हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4. हम बात करते हैं 200 यूनिट्स अगर वर्कर बनाए तो पहली कैलकुलेशन चाहिए हमें टोटल लेबर कॉस्ट. पहली कैलकुलेशन हमें चाहिए अमाउंट टू बी पेड टू शाहिद. तो जनाब इस केस में 40 आवर्स इंटू 4, अमाउंट टू बी पेड इज 160. दूसरी वैल्यू लेबर कॉस्ट पर यूनिट. लेबर कॉस्ट टोटल 160 है, यूनिट्स बनाए हैं 200, इट इज 0.8. और तीसरी कैलकुलेशन है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बताइए. अगर आपका एब्जॉर्प्शन 4 पर यूनिट पे होती है तो कन्वर्जन कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड. ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आपके होंगे 40 आवर्स में ₹4 के हिसाब से. ये ओवरहेड एब्जॉर्ब हो गए डिवाइडेड बाय 200. तो जनाब कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ये ना कन्वर्जन कॉस्ट. लेबर 160 है, ओवरहेड एब्जॉर्ब 40 घंटे में ₹4 के हिसाब से, 40 घंटे में सॉरी ₹4 के हिसाब से, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है.
इट इज 1.6। अगर प्रोडक्शन 200 है तो हमारी तीन वैल्यूज, टोटल सैलरी 160, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 0.8, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट 1.6। अगर वर्कर 200 यूनिट्स बनाए एक वीक में तो कहानी कुछ ऐसे चलेगी। हम हाई डे रेट सिस्टम को डील कर रहे हैं जी। अगर वर्कर 240 यूनिट बनाए तो पहली कैलकुलेशन 40 घंटे में कितनी तनख्वाह मिलेगी उसको, 5 रुपए के हिसाब से 200। लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या बन जाएगी भाई, 200 रुपए तनख्वाह दी, यूनिट बने 240, 0.83। और तीसरा केस कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट आपने दे दी है उसको 200, ओवरहेड 40 घंटे में सेम वही 4 रुपए ही रहेंगे ना भाई, तो डिवाइडेड बाय 240 यूनिट्स, कन्वर्जन कॉस्ट क्या बनी 1.5 रुपीज। अब आप यहां से देख सकते हैं, आपने लेबर को हाई डे रेट सिस्टम दिया ना, तो लेबर कॉस्ट उसकी सेम 40 घंटे में उसने 160 की जगह 200 कमा ली है, सेम 40 घंटे में। इंसेंटिव है उसको। कंपनी की लेबर कॉस्ट शायद 0.8 से बढ़ के 0.83 पे चली गई ऊपर, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट कंपनी की पर यूनिट 1.6 से 1.5 पे आ गई। इंसेंटिव ऑफर करने से लेबर कॉस्ट पर यूनिट में गो अप, लेबर कॉस्ट पर यूनिट में गो अप, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाती है। इसको मजीद अगर देखना हो ना तो इसको ऐसे देख लो, लेबर कॉस्ट हमारी 0.83 थी और कन्वर्जन कॉस्ट हमारी 160/240 कितनी बनती है ये, 160/240 0.67। ये 1.5 यहां से बना हुआ है। लेबर कॉस्ट 0.83 थी, कन्वर्जन ओवरहेड कॉस्ट 0.67 बनी यहां से 1.5 पूरा हो गया ना। यही मैं बता रहा था कि यहां से जो हमने 1.5 निकाला ना, इसको हम 200 में ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई लेबर कॉस्ट 0.83 थी और ओवरहेड कॉस्ट मेरी 160 ही अब्जॉर्ब होंगे ओवरहेड, क्योंकि काम तो 40 घंटे ही हुआ है, लेकिन इन 40 घंटों में 160 ओवरहेड अब्जॉर्ब हुए, प्रोडक्शन 240 होगी, तो हमारे ओवरहेड 0.67 आगे हैं। जो कि पहले यहां पे कहानी कुछ ऐसे थी, लेबर 0.8 थी और ओवरहेड हमारे 160/200, ये कितने थे भाई 0.8, तो 1.60 हमारी जो कॉस्ट बन रही थी ना वो ऐसे थी कि लेबर 0.8 थी, ओवरहेड 0.8 थे। जब हमने इंसेंटिव ऑफर किया उससे फर्क क्या पड़ा, लेबर में सिर्फ कितना इजाफा आया 0.03, लेबर में इतना इजाफा आया 0.8 से 0.83 पे गए, लेकिन ओवरहेड में कितनी कमी आई 0.8 से 0.67, 0.13 की कमी आ गई, और नेट कितनी कमी आई 1.6 से 1.5, ये नेट कमी आ गई। तो यही हमारा इंसेंटिव प्लान का मकसद होता है कि हम वर्कर को इंसेंटिव ऑफर करें जिससे लेबर कॉस्ट में शायद इजाफा आएगा, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाती है, और इसी बचत में से कुछ हमने वर्कर को दी थी, बाकी कंपनी की जेब में आई। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एनी इंसेंटिव स्कीम, जो कि यहां पे मैंने आपको एलैबोरेट किया। एक बार वॉक थ्रू कर लीजिए बेटा इस स्कीम को, इसके मैकेनिज्म को, क्योंकि हमें इस एग्जाम में इस तरह की लॉजिकल कैलकुलेशंस आती हैं, हमें लॉजिकली चीजों को क्लियर करके एब्जॉर्ब करना है बेटा। किसी कैलकुलेशन की लॉजिक अगर समझ नहीं आ रही बेटा पूछ लीजिए। इलस्ट्रेशन 4, जब 200 यूनिट बन रहे थे, लेबर कॉस्ट 0.8 थी और ओवरहेड भी 0.8 थे। लेबर कॉस्ट 0.8 थी, ओवरहेड भी 0.8 थे, कन्वर्जन कॉस्ट मिला के 1.6 बन रही थी जब 200 यूनिट बना रहे थे। लेकिन हम जब 240 पे गए, लेबर कॉस्ट हमारी 0.83 पे चलेगी पर यूनिट, 0.8 से बढ़ के 0.83 पे गई, 0.03 का इजाफा आया, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट हमारी 0.8 से कम होके 0.67 पे आ गई। ओवरहेड कॉस्ट 0.8 से कम होके 0.67 पे आ गई। इसका मतलब यहां पे हमें 13 पैसे का फायदा हुआ। तो ओवरहेड कॉस्ट में 13 पैसे का फायदा है, लेबर में 0.03 का हमें नुकसान हुआ, टोटल ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट में हमें 0.1 का फायदा है। हमारी कॉस्ट 1.6 से 1.5 पे आ जाती है। इंसेंटिव स्कीम का ओवरऑल मैकेनिज्म कैसे है और इंसेंटिव स्कीम ओवरऑल कैसे काम करती है। हमने हाई डे रेट सिस्टम इंसेंटिव स्कीम
की कैलकुलेशंस भी देखी और हमने इंसेंटिव स्कीम का रैशनल को भी समझा कि इंसेंटिव स्कीम ऑफर करने का कंपनी को फायदा क्या होता है, वर्कर को क्या फायदा होता है, कंपनी को क्या फायदा होता है। दोनों के लिए जब विन विन होगी स्कीम में तभी स्कीम कामयाब है। जब वर्कर को भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो, तो ही स्कीम कामयाब है। किसी एक पार्टी को फायदा है, दूसरी को फायदा नहीं है, तो स्कीम कामयाब नहीं है। यह आपने कल को कैप 3 में तो स्कोप में नहीं है, लेकिन आगे चल के किसी सब्जेक्ट में आ गया, रियल लाइफ में आप देखोगे, आपसे पूछा जाएगा भाई ये बताओ ये इंसेंटिव स्कीम काम करेगी कि नहीं करेगी। इवन कैप 3 में भी छोटे छोटे सवाल हमें आ सकते हैं। तो असूल बड़ा सीधा सा है, अगर तो वर्कर का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है तो इंसेंटिव स्कीम काम करेगी, लेकिन किसी एक का फायदा मिसिंग है तो इंसेंटिव स्कीम काम नहीं करेगी। जी एनी क्वेश्चन? बेटा हम तो नेट इंपैक्ट पे इंटरेस्टेड है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ते। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? जो पर यूनिट सेम रहती है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होते, प्रोडक्शन बढ़ने से पर यूनिट सेम रहते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड बढ़ते हैं प्रोडक्शन बढ़ने से, पर यूनिट ओवरहेड चेंज नहीं होते। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ये है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट टोटल सेम रहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने से पर यूनिट कम हो जाते हैं। ये बिहेवियर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ने से टोटल ओवरहेड पर यूनिट कम होंगे। जी एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे के दिल में कोई और सवाल? ये हमने हाई डे रेट सिस्टम की एक बात सीखी छोटी सी। अब ये जरा इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं जी। ये भी कोई बोनस की कहानी है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एन एम्प्लॉई तैयब in the assembly department of Mozum Limited is 20 units per hour in 8 hours day. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वर्कर की 20 यूनिट्स पर आवर, 8 घंटे दिन के। एंड आवरली वेज रेट इज 75। कैलकुलेट तैयब्स अर्निंग अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन में तैयब की अर्निंग कैलकुलेट कीजिए। हमें 3 सिनेरियोज दिए गए हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड विद द वर्कर रिसीविंग 80% ऑफ द टाइम सेव्ड ईच डे एंड द रिकॉर्ड इंडिकेट्स। अब यहां पे देखिएगा, ये जो इंसेंटिव प्लान है ना, जो हमने इंसेंटिव 5 डिस्कस किए थे उनमें नहीं था ये छठा इंसेंटिव प्लान आ गया। 80% ऑफ द टाइम सेव्ड मतलब वर्कर अपनी एफिशिएंसी से कंपनी का जितना टाइम बचाएगा उस टाइम का 80% रेम्युनरेशन वर्कर को एज इंसेंटिव पे कर दिया जाएगा। अभी हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं जी। पहले हम इसी को ही देख लेते हैं। वर्कर अपनी एफिशिएंसी के बढ़ने से कंपनी के लिए जितना टाइम बचाएगा उसका 80% वर्कर को पे कर दिया जाएगा। यहां पे टाइम बचाने से मुराद क्या है, टाइम सेव्ड से मुराद क्या है, तो उसकी कैलकुलेशन पहले जरा एक छोटा सा फार्मूला याद रख लो। टाइम सेव्ड से मुराद है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल टाइम। फॉर एग्जाम्पल चलें हम इसी का फॉर्मेट ही बना लेते हैं। कितने दिन का डाटा जी? 3 दिन का डाटा है। इलस्ट्रेशन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 5। मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, 3 दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। हमें बताया गया है एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी
160, 170 एंड 175 यूनिट्स हैं जी। एक्चुअल प्रोडक्शन ये हमारी ये है। और हमें मजीद बताया गया कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर हमारी कितनी है? 20। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वर्कर को 1 घंटे में 20 यूनिट बनाने हैं, 20 यूनिट्स पर आवर, ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। और हमें बताया गया है कि प्रोडक्शन वर्कर ने 1 दिन में की कितनी है। तो हम यहां से स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये जो हमारी फिगर है वो निकाल सकते हैं। फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यहां से निकाल सकते हैं, विच इज सिंपली ए डिवाइडेड विद बी। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 8, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 8.5, 8.75। ये इस टर्म को समझिए, इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। अगर समझ नहीं आता तो पूछिए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से क्या मुराद है, ये मतलब समझिए और इसकी कैलकुलेशन को भी याद से समझिए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये टर्म हमने एफिशिएंसी के फार्मूला में भी पढ़ी थी। इसकी कैलकुलेशन हमने वहां पे भी देखी हुई है, नहीं तो नहीं है ना हमारे लिए। सेम वहीं पे नोट नंबर 1, 2 में ये बात लिखी हुई है, कहीं पे लिखी हुई है, देख लो जाके किताब में, नोट 1, 2 में ये किताब, जब बात स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यही कैलकुलेशन वहां पे आपको दी हुई है, हुई भी है। तो जनाब आप ले आइए। हमने कहा जब हमें आवर्स सेव्ड के लिए इसका कंपैरिजन कर लेना है एक्चुअल आवर्स के साथ, तो एक्चुअल आवर्स तो भाई रोज 8 ही होते हैं ना। तो यहां से आप दोनों का डिफरेंस लोगे, आपको मिल जाएगा टाइम सेव्ड, कि वर्कर ने टाइम कितना बचाया कंपनी का। यहां पे तो कोई टाइम नहीं बचाया, 8 घंटे का काम 8 घंटे में किया। यहां पे कंपनी का 0.5 बचा लिया, 8.5 घंटे का काम 8 में कर लिया। यहां पे कंपनी का 0.75 आवर्स बचा लिए, 8.25 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया। टाइम सेव्ड कैसे मेजर किए हमने? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स, ये टाइम सेव्ड है। अब आ जाइए कंपनी की बोनस पॉलिसी। बोनस पॉलिसी क्या है जी? 80% ऑफ द टाइम सेव्ड का जो रेम्युनरेशन है वो आपने वर्कर को एज इंसेंटिव पे करना है। तो टाइम सेव्ड का 80% और इसका रेम्युनरेशन कितना है जी वर्कर का? पर आवर रेम्युनरेशन क्या? 75। लीजिए जी, मल्टीप्लाई कर दो। टाइम सेव्ड का 80% का रेम्युनरेशन, ये इंसेंटिव है, ये हमारा इंसेंटिव है डेली का। इसका इंसेंटिव 0, टाइम सेव 0 तो इंसेंटिव 0। ये जी 30, 45, ये इंसेंटिव आ गया हमारा। हमसे मांगा क्या गया है? कैलकुलेट तैयब अर्निंग। ये इंसेंटिव है, ये अर्निंग नहीं है भाई, उसने अर्निंग मांगी है। अर्निंग क्या होगी? इंसेंटिव प्लस रेम्युनरेशन, इंसेंटिव प्लस रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन इसमें ऐड कर दो। रेम्युनरेशन तो हर दिन सेम ही है ना, और वो होगा हर दिन 75 × 8, हर दिन 8 घंटे 75 के हिसाब से पेमेंट होनी है। तो ये कितना बना? कितना जी रेम्युनरेशन? 75 × 8 इज 600, 600, 600, 600, और टोटल उसकी अर्निंग बन जाएगी 600, 630, 645। सेम 8 घंटे का दिन है, लेकिन एफिशिएंसी के ऊपर नीचे होने से सेम 8 घंटे वर्किंग करके वर्कर डिफरेंट अर्निंग कमा सकता है। बेसिक अर्निंग सेम है 300, लेकिन एफिशिएंसी के ऊंच नीच होने से वर्कर को इंसेंटिव मिल रहा है। और इंसेंटिव जैसे मैंने कहा, जो हमने 5 मेथड पढ़े थे, ये उनसे डिफरेंट मेथड है। ये परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड पे इंसेंटिव मेजर किया जा रहा है। टाइम सेव्ड कैसे कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेशन आपको सिखा दी गई है।
टाइम सेव्ड का 80% का रेमरेशन इज योर इंसेंटिव, और बाकी जो काम किया उसका रेमरेशन टोटल अर्निंग आ गई हमारे पास। जी एनी क्वेश्चन? अभी हमने इलस्ट्रेशन 5 में केस 1 डिस्कस किया है। इलस्ट्रेशन 5 में केस 1 को डिस्कस किया कि भाई 80% ऑफ द टाइम से बोनस देते हो, और ये वर्कर की अगर प्रोडक्शन है तो बताइए क्या बनता है इंसेंटिव, अर्निंग क्या बनती है। अच्छा, ये दूसरे पार्ट पे आइए। इफ 100% ऑफ द टाइम सेव्ड बोनस प्लान इज यूज्ड एंड 880 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40 आवर वीक। अब ये पूरी वीक की उसने प्लान दे दी। उसने कहा जी रिक्वायरमेंट वही है, अर्निंग कैलकुलेट कीजिए, लेकिन अब कंपनी की पॉलिसी है 100% ऑफ द टाइम सेव्ड बोनस में देना है हमने। वर्किंग हमारी ऐसे ही रहने वाली है, लेकिन अब मुझे तीनों दिन का लहदा कैलकुलेट नहीं करना, मुझे सिर्फ एक वीक की वर्किंग बनानी है, एक ही कॉलम बनेगा मेरा। मैं इसी के पैरेलल में पार्ट 2 के लिए होल वीक का कॉलम बनाता हूं। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है जी? 880। स्टैंडर्ड तो वही 20 पर आवर है ना, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 44। एक्चुअल आवर्स वीक में 40, टाइम सेव्ड 4, इंसेंटिव प्लान इज 100%, रेट इज द सेम 75, तो इंसेंटिव कितना बन गया? इंसेंटिव इज 3000 एंड द बेसिक वेज, sorry, 300, sorry, this is for my mistake, this is for 4 hours time saved, और बेसिक इंसेंटिव बना 300 और बेसिक रेम्युनरेशन 40 into 75, 3000 बेसिक रेम्युनरेशन है, और टोटल अर्निंग बन जाएगी 3300। ये हमारी पार्ट सेकंड की वर्किंग आ गई। उसने से कहा पूरे एक वीक की अर्निंग बताओ जिस वीक में वर्कर ने 880 यूनिट बनाए हैं, और कंपनी की पॉलिसी 100% ऑफ द टाइम सेव्ड बोनस देने की है। तो कंपनी की पॉलिसी 100% ऑफ द टाइम सेव्ड बोनस देने की है, तो हमने टाइम सेव्ड मेजर किया, टाइम सेव्ड पे 100% बोनस दे दिया, और बेसिक रेम्युनरेशन उसमें ऐड कर दिया 40 आवर्स का, तो अर्निंग टोटल बन गई 3300। ये पार्ट 2 हमारा हो गया, इलस्ट्रेशन 5 का पार्ट 2, जिसमें हमें एक वीक की अर्निंग बनाने को कहा गया था। तो ये एक वीक की अर्निंग है। पीछे हमारा डेली अर्निंग का शेड्यूल था, वो हमने इसके मुताबिक कैलकुलेट कर दिया। इधर एक वीक की अर्निंग हमने टोटल बनानी थी, हमने वो मेजर कर ली। जी एनी क्वेश्चन?
किसी कैलकुलेशन पे बेटा कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, पूछिए। पार्ट 3 देखिए। इफ एन इंसेंटिव प्लान इज यूज्ड providing an hourly rate increase of 5% for all hours worked each day, that the quota production is achieved and record indicate। उसने कहा जी जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी ना, जिस दिन, उस दिन आप आवरली रेट 5% इजाफी पे करोगे। हाई डे रेट सिस्टम हो गया ना, कि जिस कोटा प्रोडक्शन है क्या इनकी 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से, दिन में 8 दिन है, तो कोटा प्रोडक्शन क्या बनी 20 यूनिट्स पर आवर इंटू 8 160 पर डे, ये इनकी कोटा प्रोडक्शन है। अब दोबारा पढ़ो। उसने कहा जी जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी उस दिन वर्कर को 5% ऑल आवर्स वर्क पे हायर तनख्वाह दी जाएगी। हो गया जी खत्म कहानी। जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव नहीं हुई उस दिन बेसिक रेट 75 पे होगा। जिस दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव हो गई उस दिन 75 के ऊपर 5% एक्स्ट्रा हाई डे रेट सिस्टम चलेगा। अच्छा आप देख लीजिए कितने दिन है जी, 3 दिन ही है। कोटा प्रोडक्शन अचीव हुई, यस उसने अचीव होने की बात की, एक्सीड होने की बात नहीं की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कोटा प्रोडक्शन अचीव हुई है 160, अचीव हुई है, अचीव हुई। इसका मतलब तीनों दिन कोटा प्रोडक्शन अचीव हुई है। इसका मतलब तीनों दिन की सैलरी में 5% एक्स्ट्रा पे होने हैं। तो मैं चाहूं तो पार्ट 3 की कैलकुलेशन 3 दिन के बनते हैं 24 घंटे और इनका रेट लगेगा 75 इंटू 1.05, 5% ज्यादा। एग्रीड? लीजिए जी, क्योंकि तीनों दिन में ही कोटा प्रोडक्शन अचीव होगी, मैं तीनों दिन के आवर्स, ये क्या किया मैंने, तीनों दिन के आवर्स पे हायर रेट 5% ज्यादा रेट लग जाएगा। कितनी बनी जी 1890। अगर किसी दिन अचीव हो रहा हो किसी दिन नहीं हो रहा हो तो फिर मैं हर दिन के लिए वर्किंग अलहदा करूंगा, हर दिन के लिए वर्किंग अलहदा करूंगा। और जिस दिन कोटा अचीव होगा उस दिन बोनस फैक्टर हाई डे रेट लग जाएगा, जिस दिन अचीव नहीं होगा उस दिन हाई डे रेट नहीं लगेगा। तो चूंकि इसमें हर दिन पे मैंने 1.05 लगाना था, मैंने एक लाइन में इकट्ठा करके कर लिया। लेकिन अगर किसी दिन वो कहता जी 150 है तो जिस दिन 150, फॉर एग्जांपल यहां पे वो कहता मंडे को 150 यूनिट्स बने, मंडे को 150 यूनिट बने, इसका मतलब मंडे को कोटा अचीव नहीं हुआ, मंडे को ये फैक्टर नहीं लगेगा, बाकी लग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने किसी दिन लग रहा है किसी दिन नहीं लग रहा तो हर दिन के लिए अलग कर लो। और अगर सब पे लग रहा है तो जैसे मैंने यहां प्रेजेंट किया, आपको बेटा जहन अपना एक्टिव रखना है और एफिशिएंट वर्किंग प्रेजेंट करने की आदत डालनी है। हमारे इस केस में 1 लाइनर वर्किंग इज एफिशिएंट, 3 लाइन में वर्किंग देना इनएफिशिएंट है, गलत नहीं है, इनएफिशिएंट है। ऐसे ही हम अपना ज्यादा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने में, कैलकुलेशन में, तो हमें मैथमेटिक्स लॉजिकली लेके चलना है। ये अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने रखी। इस केस में दिस इज रिकमेंडेड। हाँ, अगर किसी दिन अचीव हो रहा है किसी दिन नहीं अचीव हो रहा, फिर हमें हर दिन को अलग-अलग कैलकुलेट करने की हैबिट होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल यहां तक? हमें जैसे आप देख रहे हो यहां पे नई चीजें आई जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, तो जो चीजें आई उसने बताया हुआ था हमें, तो हमें इसी तरह क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि भाई किस तरीके से आपने उसका रिवॉर्ड और रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 5 पे आज हमने काम अपना कंप्लीट किया है। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे तो इलस्ट्रेशन 6 ऑनवर्ड डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।